नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आज आपको सामने दिख रहा होगा, जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। यूपीएसआई के एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म पूछा जाएगा, तो उसी संदर्भ में मैं आपको ये जनहित याचिका आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जनहित याचिका जो स्टार्ट की थी वो स्टार्ट इसके यानी एक तरह से जनक थे वो थे पीएन भगवती जी, ठीक है। पीएन भगवती जी जनहित याचिका के जनक माने जाते हैं। और इसमें से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जो मतलब ज़्यादा लॉजिकली हो, बस हाँ जैसे इसका जनक है ये पूछ दिया जाएगा, यानी जनहित याचिका का जो प्रादुर्भाव किया था वो किसने किया था, पीएन भगवती ने। सेकंड ये पूछा जा सकता है, जैसे कि भारत के संविधान में सारे पूछ सकते हैं ना, ऐसे पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे, या प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, या जो शब्द वगैरह हैं वो कहाँ से उठाए गए हैं। उसी तरह ये भी पूछा जा सकता है कि जनहित याचिका भारत में कहाँ से आई थी, तो ये आई थी भाई अमेरिका से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगला एक क्वेश्चन है कि अमेरिका में इसको क्या बोला जाता है, तो अमेरिका में इसको सामाजिक कार्यवाही याचिका बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप। इसमें नोट्स में लिखा हुआ कहीं पे, मैं बस आपको ओरली बता दे रहा हूँ ऐसे ही। अब बात करते हैं जनहित याचिका होती क्या है। तो जनहित याचिका एक मतलब कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जनहित याचिका किस किस कोर्ट में लगाई जा सकती है। तो जनहित याचिका जो होती है सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा सकती है और हर हाई कोर्ट में लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं आप, मतलब कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। सेकंड जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत जनहित याचिका लगाई जा सकती है, जिसके तहत हमारे मूल अधिकारों का से संरक्षण वाली जो प्रावधान होता है उसके तहत, ठीक है। अब बात करते हैं जनहित याचिका होती क्या है। तो कोई ऐसी मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट या कोई ऐसा विषय जिससे संपूर्ण एक समाज को, एक विशेष किसी भी वर्ग को पूरा लाभ हो रहा हो, तो उस संदर्भ में जनहित याचिका लगाई जा सकती है, ठीक है। जैसे कि कहीं पे पानी भरा हुआ है, मतलब काफ़ी गंदगी रह रही है, तो उस संदर्भ में मतलब अगर नगर पालिका के लोग या जो भी है आपके क्षेत्र के जो भी लोग हैं वहाँ पे सफाई नहीं होती, तो उस संदर्भ में आप जनहित याचिका लगा सकते हैं कि इस जगह पे मतलब काफ़ी समय से सफाई नहीं हो रही है, या फिर यहाँ के लोग लीगली काम नहीं कर रहे हैं, कुछ काम नहीं, तो उस संदर्भ में आपकी सुनवाई हो सकती है, पहली बात ये। और ये ध्यान रखिएगा, जो जनहित याचिका होती है व्यक्तिगत रूप से नहीं लगाई जा सकती, जैसे कि विशेष किसी एक व्यक्ति के लिए जनहित याचिका का प्रावधान नहीं है। अभी तक क्या था कि जनहित याचिका यानी पीआईएल जो थी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में आप दायर करते थे, तो उसके लिए कोई शुल्क नहीं था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान में आप सबको ही पता है कि फ्री का मिल जाए तो आदमी चाहे मतलब का हो या ना हो, लेकिन उसको चाहिए होता है। इस वजह से इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 50,000 रुपये की शुल्क राशि रखती है, यानी अब आप 50,000 रुपये पहले जमा करने पड़ेंगे आपको, उसके बाद में आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं पीआईएल। और यदि आपका विषय, आपकी जो जनहित याचिका थी वो सुप्रीम कोर्ट के लगेगा हाँ ये वाद योग्य है, यानी इस पर केस वगैरह कुछ चल सकता है, कुछ काम हो सकता है, तो उसके बाद में वो 50,000 रुपये आपको वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा 50,000 रुपये की राशि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड की, क्योंकि वही है ना, जब फ्री होता है तो जब जनहित याचिका शुरू की गई थी उस समय मतलब 1 महीने के अंदर लाखों याचिकाएं पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट पागल हो गया था कि यार हम तो मतलब समाज को सुधारने के लिए हमने ये काम स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है, ठीक है। तो उसी संदर्भ में मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए। अब बात कर लेते हैं जो एक्सप्लेन है इसमें हमारे नोट्स में, ठीक है। बात करते हैं जनहित याचिका, जनक पीएन भगवती जी है। भारत का कोई भी नागरिक जनहित याचिका दायर कर सकता है, ध्यान रखिएगा। भारत के बाहर का व्यक्ति नहीं कर सकता, भारत के अंदर का यानी भारत का जो नागरिक होगा वो जनहित याचिका दायर कर सकता है। जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमों का प्रावधान है, ठीक है। यह अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग, इसमें आवश्यकता नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत जाए, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें ऑनलाइन भी हो सकता है या पोस्ट के थ्रू, जैसे जो हम डालते हैं ना चिट्ठी बोला जाता था, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी मतलब सुप्रीम कोर्ट भेज के याचिका दायर कर सकते हैं। बात करते हैं यह किसी भी नागरिक या अन्य न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर की जा सकती है। जनहित याचिका भारतीय संविधान में या किसी अन्य कानून में परिभाषित नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जनहित याचिका, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जनहित याचिका की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो आपको एक ऑप्शन दे रखा गया किसी में नहीं, तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिए जनहित याचिका भारतीय संविधान का एक तरह से संवैधानिक याचिका नहीं है, इसकी उत्पत्ति उच्चतम न्यायालय को की जाती है, यानी उच्चतम न्यायालय ने मतलब एक तरह से सामाजिक सुधार के लिए इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। ध्यान रखिए जैसे आज के समय में जो नेता लोग होते हैं वो सामाजिक सुधार के, समाज के लोगों की मतलब एक तरह से प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए जनता दरबार वगैरह लगाते हैं, तो वो उनकी उपज होती है। इसी तरह से जो जनहित याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट की उपज है, ठीक है। जनहित याचिका को दूसरा कोई अंतर्राष्ट्रीय समतुल्य नहीं है, इसको मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कोई वो नहीं देख सकते आप, इसे विशिष्ट भारतीय अवधारणा के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार की याचिकाओं का विचार सबसे पहले अमेरिका में आया था, मैंने आपको बताया था, ये अमेरिका से ली गई थी और अमेरिका में इसको सामाजिक कार्यवाही याचिका कहते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। बात करते हैं पीआईएल या वही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही दायर की जा सकती है, ध्यान रखिएगा। और इसे न्यायालय से
वापस नहीं लिया जा सकता। जैसे कि जो केस वगैरह होते हैं, मुकदमे होते हैं, उनको अगर आपका मतलब समाधान हो गया तो आप वापस ले लेते हैं, या आपके आपस में कुछ भी हो गई है, बातचीत हो चुकी तो उसको वापस ले लिया जाता है, लेकिन जनहित याचिका को आप वापस नहीं ले सकते, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं जनहित के मामलों में न्यायिक औपचारिकताओं से गुजरना जरूरी नहीं होता, यानी वहाँ पर आपसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होगा, बस एक जाँच कमेटी बिठा दी जाएगी जो निर्णय करेगी, ठीक है, मतलब ग्राउंड लेवल पे जाके। अब बात करते हैं जनहित याचिका का दुरुपयोग होने पर याचिकाकर्ता को जुर्माना तक किया जा सकता है। यही मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इसमें मतलब जब ये आई थी उस समय इसमें जुर्माने का प्रावधान था कि मतलब किसी का कुत्ता खो गया उसके लिए जनहित याचिका लगा दी तो सुप्रीम कोर्ट पागल हो गया था, ठीक है। लेकिन इसके बाद में, हालांकि इसमें शायद नोट्स में नहीं लिखा होगा, बट आप ध्यान रखिएगा PIL के लिए मतलब 50,000 रुपये का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दिया गया। अब बात करते हैं PIL सामूहिक हित में काम आती है। मैंने आपको बताया था ये सामूहिक हित में ही अप्लाई की जा सकती है, व्यक्तिगत हित में नहीं। PIL को स्वीकार करना या ना स्वीकार करना या न्यायालय पर निर्भर करता है। अब जैसे कि आपने तो PIL दायर कर दी, इसके बाद में अब आपका काम खत्म हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जिस भी कोर्ट में आपने PIL दायर की है, अब यदि वो कोर्ट चाहे तो उस जनहित याचिका को अस्वीकार भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन यदि आप उसने अस्वीकार कर दिया तो आपके जो 50,000 रुपये जो आपने सिक्योरिटी फीस रखी है वो आपको वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि जनहित याचिका किसी मतलब की नहीं हुई तब आपको वापस नहीं मिलेंगे वो पैसे, ठीक है। अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिकाओं में कुछ नियम निर्धारित किए हैं, ध्यान रखिएगा, एक बार पढ़ लेते हैं इसको भी। लोकहित के से प्रेरित कोई भी व्यक्ति या संगठन इसे मतलब दायर कर सकता है। कोर्ट को दिया गया पोस्ट कार्ड भी रिट याचिका मानक इसे जारी कर सकता है। यह राज्य के साथ ही निजी संस्थान के खिलाफ भी लाई जा सकती है। कोर्ट को अधिकार होगा कि वह यह इस याचिका हेतु सामान्य शुल्क भी माफ़ कर दे, ठीक है। मतलब कि जो शुल्क लिया गया था 50,000 रुपये, यदि वो पब्लिक के हित में है याचिका, तब कोर्ट इसको माफ़ कर देगा, मैं आपको बता चुका पहले ही। अब बात करते हैं कि ये सरकारी संस्था के साथ साथ, सरकारी कोई भी संस्था हो उसके साथ साथ ये जो निजी संस्थाएं होती हैं उनके खिलाफ भी लाई जा सकती है। जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में मतलब जो हॉस्पिटल्स वगैरह थे, जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे, वहाँ पे मारामारी चल रही थी, तो उन लोगों ने मतलब एक तरह से गंद मचा दी थी। तो कोई भी व्यक्ति उन हॉस्पिटल्स के खिलाफ भी जनहित याचिका लगा सकता है, और यदि सुप्रीम कोर्ट की जाँच में वो हॉस्पिटल दोषी पाया गया तो आप जो याचिका लगाएगा उसके 50,000 रुपये वापस आ जाएंगे। सेकंड, उस जो संस्थान होगी, जो हॉस्पिटल होगा, उसका जो लाइसेंस होगा वो निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही जो अन्य भी निर्णय होंगे वो हो सकते हैं, जो भी आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं जनहित याचिका के लाभ। तो ये तो वही लगा देंगे, उसके बाद में उस पर एक्शन लिया जाएगा, ये तो सारा कुछ है। बस ये ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय यानी हाई सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत लगाई जा सकती है, और जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट में इसकी 5 कॉपी लगाएंगे, और उच्च न्यायालय में यानी जो हाई कोर्ट है उसमें 2 कॉपी लगेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं जनहित याचिका केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका और किसी भी सरकारी विभाग के खिलाफ दायर की जा सकती है। मैं आपको बता चुका हूँ, किसी के भी खिलाफ, इवन प्राइवेट संस्थानों के खिलाफ भी आप दायर कर सकते हैं। अब बात करते हैं जनहित याचिका से, ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इससे जनहित याचिका से कौन कौन से केसों का खुलासा हुआ, ठीक है। जनहित याचिका के कारण है बिहार का चारा घोटाला, भाई सबको पता, लालू यादव चारा खा गए थे, वो जनहित याचिका के तहत ही पता चला था कि हाँ बिहार में चारा घोटाला हुआ, ठीक है। हवाला कांड वो होता है जो मतलब 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में बना दिया जाता है। सेंट किट्स कांड, यूरिया घोटाला, कांग्रेस सरकार में एक यूरिया घोटाला हुआ था, खाद घोटाला, ठीक है। दिल्ली में सरकारी भवनों का आवंटन, शीला दीक्षित के समय पे ये घोटाला हुआ था। देश में आयुर्वेदिक घोटाला, पेट्रोल पंपों के आवंटन से संबंधित घोटाला, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव से धन प्राप्त कर संसद में उनके बहुमत सिद्ध करने का कांड इत्यादि। इन जो ये सारे ये वाद हैं, ये सारे जो केसेस हैं, ये जनहित याचिका के थ्रू ही बाहर आ पाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी ये झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ की झारखंड की एक पार्टी है, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, या मतलब ये झारखंड की एक क्षेत्रीय पार्टी है। वहाँ के सांसदों ने, प्रधानमंत्री थे हमारे जो नरसिंह राव जी, उनसे पैसा लेके, जब एक तरह से जब नरसिंह राव की सरकार गिरने वाली थी तो उस समय बोला जाता है ना कि बहुमत सिद्ध करो, तो नरसिंह राव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को पैसा दे दिया था, और जब वहाँ पे फ्लोर टेस्ट हुआ तो उन्होंने उनके पक्ष में वोट दे दिया था। तो ये उससे संबंधित था। इस तरीके से ये कुछ ऐसे केस हैं जो जनहित याचिका के थ्रू ही बाहर आ पाए। अब यहाँ पे कुछ 2 केस मैंने और ले रखे हैं, सहेली बनाम पुलिस कमिश्नर और SC मेहता बनाम भारत संघ। ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हालांकि वो ऊपर वाले भी इंपॉर्टेंट हैं, बट ये भी ध्यान रखिएगा आप। सहेली बनाम पुलिस कमिश्नर के बाद में एक 9 वर्ष के बालक की मृत्यु पुलिस के मारने से हो गई थी। न्यायालय ने मृतक की मां को 75,000 उदाहरणात्मक प्रतिकार देने का निर्देश दिया। मां की ओर से यह याचिका महिलाओं की सहेली, एक ये सहेली जो थी एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन था, एक कह सकते हैं NGO, ठीक है, महिलाओं की सहेली नामक एक NGO द्वारा जो दायर की गई थी, ठीक है। इसमें ये होता है कि एक 9 साल के बच्चे को पुलिस उठा लेती, जबकि ये कानूनी रूप से वैध नहीं है। मतलब पुलिस आपराधिक तौर पर 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को उठा ही नहीं सकती, चाहे उसने कितना भी घृणित अपराध कर दिया हो। मतलब यदि 12 साल से कम का बच्चा यदि मर्डर भी कर देता है ना, तब भी उसको कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। मैंने आपको IPC में बताया था, ठीक है। लेकिन इसमें 9 वर्ष के बच्चे को मतलब पुलिस उठा लेती है और उसकी इतनी पिटाई करती है जिससे कि उस 9 वर्ष के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इस वजह से मतलब जो सहेली नाम की एक NGO होता है वो इस PIL को दायर करता है, और उसमें जो पुलिस होती है वो दोषी पाई जाती है, और उस बच्चे की माँ को 75,000 रुपये मतलब एक तरह से
देने का जो आदेश है वो न्यायालय देता है। इसके बाद में एक SC मेहता बनाम भारत संघ। तो भाई SC मेहता बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में स्थित 168 खतरनाक कारखानों को जो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे थे उन्हें शहर से हटाकर दिल्ली मास्टर प्लान के स्थानों को आवंटित करने का निर्देश दिया था। ठीक है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है SC मेहता बनाम भारत संघ, क्योंकि इसमें दिल्ली में बहुत सारे कारखाने लगे थे जो कि पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे थे, 168 कारखाने जैसा कि इसमें लिख रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मतलब किसी व्यक्ति ने इसको SC मेहता जी ने ये PL दायर की थी और उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में इसका बाद चला था और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इन कारखानों को दिल्ली से हटाकर कहीं और स्थानांतरित किया जाए क्योंकि ये पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। दिल्ली वैसे भी यार इतनी प्रदूषित हो ही पड़ी है। ठीक है, अब बात करते हैं निम्न परिस्थितियों में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ये आप देख लीजिएगा एक बार, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। जब कहीं रात में ऊंची आवाज़ में गाने बजाने के कारण ध्वनि प्रदूषण हो रहा हो, जैसा कि आप सबको पता है, बोल नहीं सकता हूँ मैं। जब सड़क पर रोशनी की व्यवस्था ना हो जिससे तकलीफ हो, ठीक है, व्यस्त सड़कों के विज्ञापन के बोर्ड हटाने से ताकि यातायात में कठिनाई ना हो, सड़क एवं गलियों नालियों के रखरखाव के लिए, लैंगिक शोषण से महिलाओं के बचाव के लिए, बाल श्रम एवं बंधुआ मजदूरी के खिलाफ, जेल सुधार के लिए जेल अधिकारियों के खिलाफ, राज्य सरकार से कर की वजह से गरीबों के प्रभाव पड़े तब आप दायर कर सकते हैं। जहां निर्माण करने वाली कंपनी पेड़ काट रही हो तब आप दायर कर सकते हैं। यानी एक तरह से कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि जहां पे पब्लिक का फ़ायदा हो, ठीक है, यानी एक ग्रुप का फ़ायदा हो, वहाँ पे आप PL दायर कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक कुछ और है, उच्च स्तरीय राजनैतिक भ्रष्टाचार एवं अपराध रोकने के लिए जब धार्मिक एवं संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तब, और जब गरीबों के न्यूनतम मानव अधिकारों का हनन हो रहा तब आप PL दायर कर सकते हैं। ठीक है, और बस इतना ही था PL का जो भी शेड्यूल था, इसको आप एक बार वीडियो को पूरा रिवाइज करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कल मैं आपको बताने वाला हूँ RTI यानी सूचना का अधिकार, क्योंकि जो UPSI का सिलेबस दे रखा है उसमें जो दिया गया है मैं आपको सिर्फ वही बताने वाला हूँ और वहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, 1 महीना भाई जम के तैयारी करो, सब पार हो जाएगा। ओके, बाय बाय।